के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी दी गई है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। खबर है कि जांच में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। हवाई अड्डा थाने में केस दर्ज किया गया है। मेल का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बम की खबर पर अफरा तफरी मच गई। तो देखिए, मेल के जरिए ये धमकी दी गई है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बम की धमकी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन हमेशा यही होता है कि ये अफवाह भर साबित होती है। जांच के दौरान कुछ मिलता नहीं है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी मेल को लेकर के जानकारी क्या? जी बिल्कुल राहुल, मेल के माध्यम से पटना एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की धमकी मिली है और इसके बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर को बम की धमकी दी गई। मेल की जानकारी जो है वो मिलने के बाद जो सीआईएसएफ जिसकी तैनाती है पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से, तो सीआईएसएफ की पूरी टीम के अलावा पटना पुलिस और जो विभिन्न एजेंसियां हैं एयरपोर्ट पर वो जांच में जुट गई। जांच में हालांकि कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इस मामले में हवाई अड्डा थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मेल कहाँ से किया गया था, इसके पीछे कौन से लोग थे और उनकी क्या मंशा थी। एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऑफिशियल जो मेल है उस पर यह मैसेज लिखा था कि एयरपोर्ट पर बम है जो कभी भी फट सकता है। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ, थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और जो डॉग स्क्वाड की टीम है पहुंची और काफी देर तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि कुछ मिला नहीं तो सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन आए दिन इस तरह के मेल के माध्यम से एयरपोर्ट लाने की धमकी दी जा रही है और कोई ना कोई जो शरारती तत्व है उसकी संलिप्तता सामने आ रही है। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ हासिल होता है और क्या कुछ पुलिस निकालती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। जी शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला। तेजस्वी के वक्फ बिल के विरोध को लेकर निशाना साधा है बीजेपी ने। पोस्ट में लिखा है, बीजेपी की तरफ से लालू ने वक्फ बिल की वकालत की थी, वहीं तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं और वीडियो के जरिए निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए, एक समय ऐसा भी था जब लालू यादव ने वक्फ बिल को लेकर के वकालत की थी और अब उनके खुद के बेटे तेजस्वी यादव जो कि वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, अब दोनों समय का वीडियो निकाल करके बीजेपी मर्ज कर रही है और ये दिखा रही है कि एक ही पार्टी के दो लोग लेकिन दो तरीके की विचार। तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं और पिता लालू यादव ने इसकी वकालत की थी। आप देख सकते हैं, ट्वीट किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अब वीडियो के जरिए हमला किया गया है आरजेडी पर। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने इसकी वकालत की थी। बिहार में समाजवाद नमाजवाद के साथ कूड़ेदान वाली सियासत चल रही है। तेजस्वी ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत सुलग गई। कैसे तेजस्वी के बयान से सुलगी सियासत को बीजेपी ने नमाजवाद का चोला उड़ा दिया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। गैर संवैधानिक है
उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे गिरिराज सिंह के लालू प्रसाद पर दिए विवादित बयान की, जिस पर पॉलिटिक्स हाई है। आरजेडी पे देखिए, गिरिराज सिंह पर आरजेडी को लेकर गिरिराज सिंह पर देखिए शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाया है। तो आखिर क्या है पूरे विवाद की ये जड़, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर हुंकार भरी थी। तो अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला बोला। गिरिराज तेजस्वी तक ही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद को भी इसमें लपेट लिया। लालू तेजस्वी को नमाजवादी बता दिया और शब्दों की मर्यादा का ख्याल न रखते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर डाली। सुनिए। नालायक व्यक्ति पैदा लिया जयप्रकाश जी के आंदोलन से, जो भ्रष्टाचार की दलदल में डूब गए, परिवारवाद के दलदल में डूब गए, और वो हैं लालू प्रसाद यादव जो परिवारवादी बन गए। उनका बेटा परिवारवादी होते होते समाजवादी कहने लगा, और ना वो समाजवादी है, वो तो असली नवाजवादी है। गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी बेहद शर्मनाक और अमर्यादित बता रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गिरिराज को बीजेपी का अलगाववादी और नफरती चेहरा बताया। अब तो नफरती भाषा, उन्मादी भाषा आपकी पहचान है, इसीलिए कि आपके मन में जो अंतर्द्वंदता है और आपके मन में जो तकलीफ है, वो नालायक और नाजायज शब्द आपको जीने नहीं देता है, इसलिए आपकी शब्दों की मर्यादा टूट जाती है। चुनावी साल में जिस तरह से नेताओं की जुबान कैची की तरह चल रही है, उससे आने वाले दिनों में सियासत और भी गर्म होने वाली है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अपने पिता के पाप का पश्चाताप करने के बजाय लोगों को बरगलाने में लगे हैं। ये लोग गरीबों के मसीहा बनकर गरीबों को लूटने वाले और व्यापारियों को तंग करने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी आज जो नारा दे रहे हैं अपने पिता के पाप का पश्चाताप करने के बजाय फिर से लोगों को बरगलाने का, गरीबों का मसीहा बनकर के आए थे और गरीबों को लूट लिए, उसके चारा को भी खा गए। ये व्यापारियों को तंग करने वाले लोग हैं, ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोग हैं। तेजस्वी के कूड़ेदान वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। मांझी ने कहा कि उनकी नासमझी है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। वहीं मांझी ने चिराग के उस बयान पर भी हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर दलितों की रक्षा करेंगे। मांझी ने कहा कि किसी की मदद कहकर नहीं किया जाता है। चिराग की समझदारी में कमी है। कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। उनकी ना समझदारी है जिसके लिए वैसा कर रहे हैं। वक्फ कानून जो है किसी न धर्म का है न किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में है, वो बोर्ड का मैनेजरियल सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए किया गया है। यही है कि दलितों के साथ अन्याय होगा तो चिराग पासवान खड़ा है, दलितों के नेता बता रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम हैं। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में तबादलों का दौर जारी है। मद्य निषेध और निबंधन विभाग में तबादला हुआ है। 38 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में भी तबादला हुआ है। 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है। 26 से ज्यादा डीईओ ट्रांसफर किए गए हैं। कई डीपीओ तबादले के बाद डीईओ बनाए गए हैं। शिक्षा सेवा के कई अधिकारी
RDDE बने हैं। तो देखिए बड़ी खबर है, जहां 22 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है और कई जो DPO हैं उनके ट्रांसफर किए गए हैं, उन्हें DEO बनाए गए हैं। शिक्षा सेवा कई अधिकारी RDDE बने हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास ट्रांसफर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जून के अंतिम सप्ताह में बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में तबादला हुआ है और जो मद्य निषेध और निबंधन विभाग है, इसके अलावा खनन विभाग है, तमाम विभागों में ट्रांसफर जो है वो किया गया है। अगर मद्य निषेध और खनन विभाग की बात करें तो जो मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं उनका बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। जो अधिकारी हैं मद्य निषेध विभाग में अधीक्षक स्तर के, उनका तबादला किया गया है और खान एवं भूतत्व विभाग के 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है। मद्य निषेध विभाग के 14 अधीक्षक, निबंधन विभाग के 3 AIG, 4 अवर जिला निबंधक और 17 अवर निबंधक का तबादला किया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी एक दिन पहले तबादला किया गया था और बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। तो कुल मिलाकर जून का अंतिम सप्ताह जो था, कल शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। तो सभी विभागों में, चूंकि जून में 30 तारीख तक तबादला करना था और ये तबादला एक बार फिर से दौर जो था वो देखने को मिला और विभिन्न विभागों में कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। और विधानसभा का चुनावी साल है तो ऐसे में अभी तबादलों का दौर जारी रहेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। संजय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर वापस लौट रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा हुआ है। देखिए बिहार सहित 5 राज्यों में छापा पड़ा है। 42 ठिकाने पर CBI की दबिश। CBI की छापेमारी में 10 की गिरफ्तारी हुई है। पटना से आरोपी गिरफ्तार। बैंक खातों के इस्तेमाल पर एक्शन लिया गया है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार में छापा पड़ा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो CBI ने है उसने अवैध धन शोधन के लिए साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खातों के खिलाफ ये कार्रवाई की है और बिहार से पटना में एक जो संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी की गई है। यह 10वीं गिरफ्तारी है। एजेंसी की माने, जो CBI है उसके सोर्सेस की माने तो संदिग्ध के दूसरे देशों से संबंध है जिसकी गहन जांच की जा रही है। जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि CBI ने 700 से अधिक जो बैंक शाखाएं हैं वहाँ तकरीबन 8.5 लाख ऐसे खातों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें देशव्यापी जो है वो करतूत को अंजाम दिया गया है इसके खिलाफ, देश के खिलाफ। और इसके इस्तेमाल में साइबर अपराधी जो है वो डिजिटल चोरी, धोखाधड़ी वाले जो निवेश है, UPI आधारित धोखाधड़ी, तमाम तरह के जो इलीगल काम है वो उन्होंने किया है। और बिहार समेत 6 राज्यों में 42 स्थानों पर ये छापेमारी की गई है और जिसमें बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य शामिल है। और तलाशी के दौरान जो एजेंसी को जो एविडेंस मिले हैं उसके बाद जो पटना में 10वां संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। उससे पुलिस के जो CBI के अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ की है। इसमें बिचौलिए, एजेंट, एग्रीगेटर, खाता धारक और बैंकिंग प्रतिनिधि जैसे लोग जो है वो शामिल है और देखना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक CBI की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। और पटना से बड़ी खबर है, जहां कोटक महिंद्रा बैंक में 31.93 करोड़ गबन के मामले में ईडी की पूछताछ में शशिकांत ने बड़ा खुलासा किया है। शशिकांत और सुमित काम करते थे, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए ये काम करते थे। खातों से लेन देन का 3% इन्हें कमीशन मिलता था, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सुमित ने नेटवर्क में कई लोगों को शामिल किया। शशिकांत ने कई फॉर्म और कंपनियां भी खोली। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विभिन्न बैंकों में बैंक खाते भी इनके खोले गए थे। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए ये काम करते थे। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, शशिकांत और सुमित एक साथ काम करते थे, ईडी की पूछताछ में और क्या खुलासा? देखिए बिल्कुल, जो कोटक महिंद्रा बैंक से गड़बड़ी की बात सामने आई है और गबन की बात सामने आई है। ये 31.93 करोड़ का मामला है, बड़ा मामला है। और इस मामले को ईडी ने जब अनुसंधान शुरू किया तो सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च किया, फिर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। जो पूछताछ अभी चल रही है इन लोगों से, तो उसमें शशिकांत ने सबसे पहले बड़ा खुलासा किया कि सुमित के साथ मिलकर के वो इस गबन को किया है। और किस तरह से किया है तो उसने पूरा नेटवर्क सिस्टम, चैनल सिस्टम बताया कि हमने कई लोगों को जोड़ा और गेमिंग सिस्टम के जरिए लोगों को जो है वो
पैसा मुहैया कराया है और कमीशन जो है वो बंधी हुई थी। तो पूरी तौर पे कह सकते हैं कि एक नेटवर्क सिस्टम जो है उसने पहले खड़ा किया सुमित के साथ मिलकर के शशिकांत ने, और उसी के तहत पूरे तौर पे ये गमन जो है गड़बड़ी की है इन्होंने। फिलहाल ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है और कौन कौन से लोग शामिल हैं तो उनके नामों की जो जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है। फिर उन लोगों की भी गिरफ्तारी ईडी सुनिश्चित करेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क था जिस पूरे कोटक महिंद्रा जो गड़बड़ी का मामला है उसमें शामिल थे लोग, तो उन सभी की गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है पूछताछ में शशिकांत ने ये जानकारी दी कि सुमित के साथ मिलकर के उसने ये गड़बड़ियां की है और गेमिंग के जरिए जो है वो इस कंपनी को जो है नुकसान पहुंचाया है और कई कंपनियां। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ गई है। देखिए, भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जेल के तृतीय खंड सेल में विधायक को डाला गया था। इसके बाद तबीयत बिगड़ गई और इस दौरान खबर कवर करने गए मीडिया कर्मी से सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की। वहीं पर उनकी पत्नी रिंकू देवी ने एक वीडियो जारी कर ये आरोप लगाया है कि उनके पति को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव, उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। केंद्रीय कारा में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताते चले आपको, इनकी पत्नी कह रही हैं कि उनके पति को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। दरअसल रिंकू देवी ने एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया है। तो देखिए, रीतलाल यादव से जुड़ी हुई यह खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मियों से सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की और वहीं उनकी पत्नी रिंकू देवी ने एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया है कि उनके पति को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ गई है। क्या वो अभी भर्ती है? उनको मारने की साजिश किया गया है जेल में, भागलपुर जेल में उनको सेल में रखा हुआ था। उनको मारने का कोशिश किया गया तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस तरह से टॉर्चर करना उनके परिवार को, हम लोग पूरे परिवार को मारना चाह रहे। मेरे पति अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है, साथ ही उनकी पत्नी कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अचानक से ये पता चलता है कि रीतलाल यादव है, उनकी जो भागलपुर जेल में भर्ती थे, उनकी तबीयत खराब हुई है और साथ साथ उनकी जो पत्नी है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये लगातार जो है मिलने की कोशिश कर रही थी और जो प्रशासन है उन्होंने कारणवश फिलहाल मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो है पत्नी ने आरोप लगाया और उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई और उन्हें तत्काल जो है वो अस्पताल जो है वो ले जाया गया है और वहाँ पे भर्ती कराया गया है। लेकिन साथ साथ उनकी जो पत्नी है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है और जारी कर कहा है कि यहाँ पे लगातार जो है उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। महागठबंधन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में महागठबंधन की सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घोषणा पत्र को लेकर के मंथन किया जाएगा। सोमवार की शाम भी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी और आज ये दूसरा दिन होगा बैठक का, जिसमें घोषणा पत्र को लेकर के चर्चा की जाएगी। सभी पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। घोषणा पत्र को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो महागठबंधन की ये बड़ी बैठक। तो मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक महागठबंधन की होने वाली है। ये बैठक कल भी चली थी और बैठक का आज दूसरा दिन है और आज घोषणा पत्रों पर और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक सामूहिक घोषणा पत्र जारी किया जाए, इस मसलों पर बातचीत की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज है। बता दें आपको, दिन में 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो सीएम की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है।
चुनावी साल में क्या निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे? ये सवाल राजनीतिक हलकों में तेजी से उभर रहा है। जिस तरह से निशांत भी अपने पिता के साथ सियासत में सक्रिय दिख रहे हैं और जेडीयू की ओर से निशांत की ब्रांडिंग हो रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि यदि निशांत पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा? ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में नेताओं के बेटे बेटियों के राजनीति में आने का लंबा इतिहास रहा है। इसी कड़ी में एक नेता पुत्र की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो इन दिनों गैर राजनीतिक कार्यों में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में निशांत ने सवालों का जिस ढंग से जवाब दिया, उससे उनकी बेहतर राजनीतिक समझ भी नजर आती है। लेकिन आपके सर विरोधी हैं जो लगातार हमला बोलते हैं इस बात को लेकर कि नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं काम किया। जनता है ना, जनता देख रही है। उनके पास हम गए हैं, 2007 में 7 निश्चय 1 दिया, सब पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 दिया, कई रोजगार है, कई फील्ड में जितना वादा किया उससे ज़्यादा किया। तो जनता देख रही, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे निशांत की राजनीति में आना तब तक संभव नहीं जब तक नीतीश कुमार इस पर अपनी सहमति न दे। वैसे एनडीए के नेता जरूर चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए ताकि पार्टी कैडर का उत्साह बढ़ा रहे। राजनीति में आना या न आना ये उनका सवाल है और वो ग्लोबल थिंकर का बेटा है। बीआईटी मिश्रा से पास है, सौम्य है, शालीन है। माँ ने संस्कार दिया और पिता ने गौरव दिया। निशांत को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन के नेता निशांत को लेकर चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं। निशांत जी ये बात समझ रहे हैं। अब निशांत जी अगर जेडीयू में आते हैं तो इससे क्या होगा? जेडीयू और एनडीए की नाव बिहार में डूबेगी। हम लोग तो इसके समर्थक हैं कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। बहरहाल परिवारवाद के इस दौर में निशांत की सक्रियता से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। वैसे अंतिम तौर पर उनकी पॉलिटिकल एंट्री के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।